Lecture 5 is about the ciphers, different ciphers जो हैं, we are going to study them. So बतौर क्रिप्ट एनालिस्ट हमने डिफरेंट सिनारियोज को देखा. लास्ट टाइम हमने देखा कि क्रिप्ट एनालिस्ट के क्या क्या जॉब हैं. अभी हम देखेंगे कौन से सिनारियोज हैं कि जिसमें से हैकर या ईज ड्रॉपर जो है जो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, या आप बतौर वाइट हैट हैकर जो है आप उसको किस तरह इंफॉर्मेशन को डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. So in the first case, you only have the ciphertext या जो encryption data available, या आप कहते हैं कि हैकर जो है उसके पास सिर्फ encrypted data available है और कुछ नहीं. तो that is the ideal case for you and the worst case for the attacker. In the second case, attacker जो है उसको कुछ ciphertext या plain text पेज जो हैं वो मिल जाते हैं और वो उनकी बेसिस पे काम करता है या उसकी बेसिस पे गेसिंग करता है. एंड द थर्ड केस वो सिनेरियो कि जब अटैकर उस लेवल तक पहुंच जाए कि वो अपनी मर्जी का कोई प्लेन टेक्स्ट जो है आपके मैसेज को दे और आप प्लेन टेक्स्ट जो है आपके सिस्टम को दे, इंक्रिप्शन सिस्टम को, और वहाँ से कोई एक इंक्रिप्टेड मैसेज उसको रिसीव हो जाए. तो वो ये देखते हैं कि आपका सिस्टम उसको किस तरह इंक्रिप्ट कर रहा है और उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. देन दी फोर्थ केस या दी अपर लेवल ऑफ अटैक इज के जहां पर अटैकर को जो है वो अपनी मर्जी के प्लेन टेक्स्ट को चेंज करता जाता है, एडजस्ट करता जाता है और उसकी बेसिस पे रिजल्ट के थ्रू गेसेस करता है कि ये सिस्टम काम किस तरह कर रहे हैं. एंड द लास्ट केस इज के जब अटैकर को आपके सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मालूम हो जाए एंड ही इज नाउ एबल टू टोटली डिक्रिप्ट योर सिस्टम. सो साइफर ब्रेक करने के क्या तरीके क्या आ रहे हैं या किस तरह हम उसको ब्रेक कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो ये कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं हम उनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और उसको रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना होता है कि जो साइफर टेक्स्ट अवेलेबल है, जो सर्कमस्टांसेस हैं या जो एल्गोरिथम अवेलेबल है, किसी तरह हमें पता चल जाए कि जितने सारे पासवर्ड की कॉम्बिनेशन है कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं जिनको हम राइट अवे पहले जो है साइड पे कर सकते हैं. अगर हम उसको साइड पे नहीं कर सकते तो फिर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है. बट ऑल दोज पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड दैट कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू प्रायर इंफॉर्मेशन, दिस इज रियली हेल्पफुल. सो परफेक्ट साइफर वो है कि जिसकी सर्च स्पेस या की स्पेस को में किसी फॉर्म की रिडक्शन जो है नहीं हो सके. हालांकि आपको एल्गोरिथम का भी पता हो और आपको इनक्रिप्टेड डाटा भी दे दिया जाए, लेकिन फिर भी आप उसमें से पासवर्ड की कीज को जो है रिड्यूस नहीं कर सकते. AES आपने पढ़ा था, हम इंशाल्लाह उसको दोबारा भी रिवाइज करेंगे. AES के एल्गोरिथम को भी आपको पता चल गया था. AES का इंटरप्रेट डाटा भी अगर आपको मैं दे दूं फिर भी उसमें से उसका राइट पासवर्ड या डाटा ढूंढना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है. इट्स नॉट दैट इजी टू फाइंड द राइट कम्बिनेशन. फॉर एग्जाम्पल AES 128 की अगर बात की जाए, सो द टोटल कम्बिनेशंस आर 2 raised to power 128-1. इतने सारे कम्बिनेशंस को ट्राई आउट करना इवन on supercomputer will take a lot of time, and by the time you are able to decode that message, उस मैसेज की अफाजियत ख़त्म हो चुकी है and the system has switched to a new message or a new encryption key. So सवाल ये कि क्या परफेक्ट साइफर पॉसिबल है. yes, we are going to study परफेक्ट साइफर जो है वो पॉसिबल है theoretically. practically it is limited by our different factors. परफेक्ट साइफर ये कि जिसके अगर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम और साइफर टेक्स्ट आपको मिल भी जाए लेकिन फिर भी आप उसको जो है उसके कॉम्बिनेशंस को किसी तरह रिड्यूस नहीं कर सकते. और उसका एक ही तरीका है जो शैनन ने बताया कि अगर आपके पास जितने मैसेजेस आपने भेजने हर मैसेज का अपना यूनिक पासवर्ड हो जो कि कभी रिपीट ना हो रहा और जो कि रैंडमली सिलेक्ट हो रहे हो पासवर्ड, तो हैकर या ईव्सड्रॉपर आगे कोई भी गैस नहीं लगा सकता और उस पासवर्ड सिस्टम को या उस इंक्रिप्शन सिस्टम को ब्रेक नहीं कर सकता. Perfect cipher की example is the one-time pad. One-time pad that was invented by Miller in 1882 and again independently developed by Venom and Mogro on the same theoretical idea. और उन्होंने कहा कि theoretically perfect cipher है. उसकी एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए, अगर आपके पास 15 बिट बाइनरी मैसेज हो, प्लेन टेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है, इसी तरह आपने एक पासवर्ड सेलेक्ट किया 15 बिट का, रैंडम आप सेलेक्ट करते हैं जो कि वन टाइम इस्तेमाल हो, दोबारा रिपीट ना हो आइडियल सिनेरियो के लिए. तो इन दोनों की एक्सक्लूसिव और से आपके पास एक साइफर टेक्स्ट आएगा जिसको कि डिकोड करना मुश्किल है.
अगर पासवर्ड हैकर को पता ना हो, प्लेन टेक्स्ट अवेलेबल नहीं, तो उसको प्लेन टेक्स्ट को वो डिड्यूस नहीं कर सकता, जब वो इस जॉर के ऑपरेशन को ब्रेक जो है उसको करना मुश्किल है। हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह ये जॉर के ऑपरेशन को उसके लिए ब्रेक करना क्यों मुश्किल है। और 15 बिट अगर आप बात की जाए तो द टोटल नंबर ऑफ कीज दैट आर अवेलेबल हियर आर 2 raised to power 15 minus 1 different combinations for ciphertext that you can try out. ओके, तो हम थोड़ा से देखेंगे किस तरह जॉर जो है वो क्यों इतना इफेक्टिव है सिंपल एक वन टाइम पैड के लिए। लेट्स से आपके पास एक डाटा आया, द डाटा इज 101। 101 आपको पता है कि ये दो चीज़ों के कम्बिनेशन से आया, प्लेन टेक्स्ट पी और इसका एक्सक्लूसिव और विद द की के। सवाल ये कि जब आपके पास दोनों नहीं मालूम तो पी और के की क्या वैल्यू हो सकती है। ज़ोर की एक खूबी ये कि ये कम्बिनेशन किसी भी दो डिफरेंट 3 बिट नंबर से ये कम्बिनेशन जो है जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको दिखाया तो ये यहाँ पर कि 101 कैन बी जनरेटेड बाय अ ज़ोर ऑफ 101 with 3 zeros. 101 can be generated by 100 exclusive OR with 001 यानी कि 4 XOR 1. So the XOR value of 101 can be generated by the binary 7 exclusive OR with the binary 2. ये टोटल 8 बिट इस 3 बिट नंबर में जिसमें कि 8 कम्बिनेशन है, इसके 16 डिफरेंट मिरर इमेजेस अवेलेबल हैं कि जहां पर आप इन कम्बिनेशंस को ट्राई आउट कर सकते हैं और उन कम्बिनेशन से आपकी ये नंबर 101 जो है वो जनरेट होता है। सो वन टाइम पैड को ब्रेक करना इसलिए मुश्किल है, दो उसकी पॉसिबिलिटी या दो उसकी बातें हैं। नंबर एक कि जो साइफर टेक्स्ट है, जो साइफर की है, वो आप लंबी सिलेक्ट करें, लॉन्ग हो लेंथ उसकी, ताकि उसके नंबर ऑफ कम्बिनेशन ज़्यादा हों। उसको रैंडमली सिलेक्ट करें ताकि उसको रिपीट ना हो। एक दफ़ा उस की को इस्तेमाल किया तो दोबारा यूटिलाइज ना करें। और एक्सक्लूसिव और यूज़ करने से वो जो नंबर साइफर टेक्स्ट में जनरेट हो रहे, इट कैन बी कमिंग फ्रॉम एनी कम्बिनेशन जिसको हैकर या ईव ड्रॉप पर किसी तरीके से गेस नहीं कर सकता। जब वो किसी कम्बिनेशन को एलिमिनेट नहीं कर सकता तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज अ थ्योरेटिकली परफेक्ट साइफर या दिस इज बाय डेफिनेशन अ परफेक्ट साइफर। थ्योरेटिकली मैं इसको कह रहा हूँ कि रियल लाइफ में आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ पासवर्ड्स नहीं हो सकते, इन्फिनिट लेंथ ऑफ पासवर्ड नहीं हो सकते, ट्रू रैंडम आप उसको कभी सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिसीवर है आपको उसको पहले से बताना होगा कि कौन से किस्म के पासवर्ड्स आ रहे हैं या कितने पासवर्ड्स या कौन सा पासवर्ड आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि आप रिसीवर को किस तरह पासवर्ड शेयर करेंगे जब आपको पता हो कि जो जिस चैनल से मैं अपना डेटा भेजूंगा उस पर हैकर या ईज ड्रॉपर जो है ऑलरेडी मौजूद है। दिस इज रिगार्डेड एज द की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम where you already know that the channel जिस पे आप डेटा भेज रहे हैं it is not secure. Hackers and eavesdropper are listening to every data. लेकिन अगर आप इस पे अपना पासवर्ड या सीक्रेट की भेजेंगे तो वो उसको भी कैप्चर कर लेंगे। So the question is how do you distribute it then? This is regarded as the key distribution problem जिसके लिए different protocols हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें कि पब्लिक एक्सेस की, प्राइवेट एक्सेस की के डिफरेंट एल्गोरिदम सच एज डिफी-हेलमैन, RSA, हम इंशाल्लाह इसको आगे स्टडी करेंगे, उसकी बेसिस पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इस वन टाइम पैड को कंप्यूटर्स के लिए या बाइनरी सिस्टम्स के लिए यूटिलाइज करने के लिए जो एल्गोरिदम बना है उसको हम वर्नम साइफर कहते हैं। वर्नम साइफर क्या करता है कि प्लेन टेक्स्ट को लेता है और उसको एक्सक्लूसिव और करेगा एक लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर के लिए। एक वक्त में एक रैंडम नंबर को पिक करेगा उतनी लेंथ का जितना कि प्लेन टेक्स्ट हो। अगर पासवर्ड जो है प्लेन टेक्स्ट से छोटा हो तो पासवर्ड को आप रेप्लिकेट करते हैं या रिपीट करते हैं उतने लेंथ के लिए कि जितने के लिए प्लेन टेक्स्ट हो। दोनों का आप एक्सक्लूसिव और करते हैं, चैनल से गुजारते हैं। रिसीवर एंड पे क्या करते हैं कि रिसीवर भी उस पासवर्ड को जनरेट करता है लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर से, उसकी दोबारा एक्सक्लूसिव और करेगा तो वो ओरिजिनल मैसेज वहां से रिसीव हो जाएगा। इस वन टाइम को यूज करने के लिए आपको जो अपने कंप्यूटर पे इतने सारे रैंडम पासवर्ड जनरेट करने होते हैं उसका एक तरीका कार ये कि आप
स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन जो है वो यूटिलाइज करें और उसके बेसिस पे एक पासवर्ड जनरेट करें। प्रॉब्लम ये आती है कि स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर जो है, यहाँ पर आपको दो चीज़ें बतानी होती हैं ताकि ये कोई आपको रैंडम नंबर जनरेट करे। वो दो चीज़ें ये कि कौन से एल्गोरिदम आप यूज़ कर रहे हैं जनरेशन के लिए, और वो एल्गोरिथम का स्टार्टिंग पॉइंट या सीड वैल्यू क्या होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रिसीवर को ये दो इन्फॉर्मेशन ये भेजना चाहें कि किस एल्गोरिदम की बेसिस पे स्यूडो रैंडम नंबर जनरेट करो और किस इनिशियल या सीड वैल्यू से स्टार्ट करो, अगर ये आप उसको चैनल पे भेज रहे हैं तो ये भी तो हैकर को पता चल जाएगा और वो उसके बेसिस पे वो भी अपने लिए एक पासवर्ड जो है एग्जैक्ट वही पासवर्ड जनरेट कर पाएगा। सो देयर इज द नीड फॉर दिस Diffie-Hellman एंड RSA प्रोटोकॉल जो इस चीज को सीक्रेटली ट्रांसफर या अपने रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। सो कुछ समरी पॉइंट्स, वन टाइम पैड जो है दिस थ्योरेटिकली परफेक्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, हमने इसको देखा कि प्रैक्टिकली इट इज लिमिटेड बाय लॉट ऑफ फैक्टर्स, जिसकी वजह से ये आइडियल रियल लाइफ इंक्रिप्शन सिस्टम तो नहीं बट काफी हद तक इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन सिस्टम। की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा इन ऑर्डर टू मेक इट एन एफिशिएंट कम्युनिकेशन, और सूडो रैंडम नंबर जनरेट का जो एल्गोरिदम है और उसकी इनिशियल सीड वैल्यू ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान पहले से शेयर होनी चाहिए। थोड़ा सा हम देखेंगे कि ट्रांसपोजिशन साइफर्स क्या हैं। सो ट्रांसपोजिशन साइफर जो हमने पहले बात की कि ये वो सिस्टम्स हैं कि जहां पर आपके डाटा को ट्रांसपोज किया जाता है या जिसकी लोकेशन को रीऑर्डर किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या था, इससे आपका जो पैटर्न है ब्रेक हो जाता है और आपका डाटा हम कहते हैं स्प्रेड हो जाते हैं या डिफ्यूज हो जाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसपोजिशन साइफर इज द कॉलमर ट्रांसपोजिशन। यहाँ पर अगर आप देखिए आपके पास डाटा अवेलेबल जो होगा उसको हम कॉलम वाइज जो है अरेंज करेंगे। C1, then the data second element of the data will be put in C2, C3, 4, 5, 5 columns के बाद in the second row the data will start being placed here. The data will be placed here at C6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अगर चूंकि आपने ये ब्लॉक को कंप्लीट बनाना है तो 12 के बाद 13, 14 एंड 15 के लिए आप कोई भी एक्स्ट्रा सिंबल लेकर यहाँ पर आप उसको प्लेस करते हैं ताकि एग्जैक्ट 3 रोज बाय 5 कॉलम्स का आपके पास एक ब्लॉक बन जाए। जब आपके पास ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है then you start picking the data column wise. So you will first pick C1 followed by C6 and C11. Then you will pick C2, C7, C12, C3, C8, C13 और इस तरह आप एक एक कॉलम को पिक करके इसको अरेंज करते हैं। इस रीअरेंजमेंट का क्या फ़ायदा होता है कि जो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का या किसी अदर लैंग्वेज का आपके पास डाटा मौजूद था उसको यू प्लेस करके रो वाइज प्लेस करके कॉलम वाइज पिक करने से उसके पैटर्न ब्रेक हो जाएंगे। ओके, तो सवाल ये या बतौर एक क्रिप्ट एनालिस्ट हम ये देखते हैं कि ये सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर हैकर ने इस इंक्रिप्टेड डाटा को डिकोड करना है तो वो सब ये ट्राई उसको ये मालूम होना चाहिए कि कितने कॉलम्स यूज हुए थे। अब जब उसको कॉलम्स का एग्जैक्ट नहीं पता तो वो गेसिंग गेम स्टार्ट करे। सबसे पहले एज मिनिमम एज 2 कॉलम्स को वो पिक करे और 2 की बेसिस पर डिकोड करे। अगर 2 की डिकोडिंग नहीं हुई तो वो 3 कॉलम्स का ब्लॉक ले 3 लेंथ को कंसिडर करते हुए डिकोड करे। इसी तरह 4, 5, 6 और इसको एक एक करके वो डिकोड करे। सवाल ये आता है कि क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग है? खुद से ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसकी लेंथ को फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं, यू विल बी एबल टू इजीली गेस इट। लेकिन जब इस ट्रांसपोजिशन साइफर को किसी एक एल्गोरिदम के दरमियान प्लेस किया जाता है जहां उससे पहले या बाद में सब्स्टिट्यूशन या डिफ्यूजन हो रही हो, ट्रांसपोजिशन हो रही हो, तो इसका रोल मच स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ये आपके डाटा को मच एफिशिएंटली इनकोड करता है। यहाँ पर जो ट्रांसपोजिशन है ये दिस इज अ वेरी सिंपल कॉलम ट्रांसपोजिशन। जो AES वगैरह यूज करते हैं इट इज मच फार मोर एडवांस, मच मोर डिफिकल्ट टू डिकोड। इसी तरह जब रियल लाइफ में कोई इंक्रिप्शन की जाती है तो वो सिंपल सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसपोजिशन की बेस पे नहीं की जाती बट यूजुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्निक्स। दिस इज रिगार्डेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर साइफर और उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट साइफर या कैस्केड साइफर। फॉर एग्जांपल इन दिस मैथमेटिकल सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पर ये दिखाया गया है कि प्लेन टेक्स्ट P को लिया जाता है पासवर्ड की K1 के साथ इंक्रिप्शन ब्लॉक E1 से गुजर है।
एक पर्टिकुलर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम 1 से गुजारते हैं, उसी इंक्रिप्टेड डाटा को दूसरे पासवर्ड के साथ एक सेकंड या सेकेंडरी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से गुजार के हम उसको री इनकोड करते हैं। अब जहन में एक बात आती है कि अगर मैं एक डाटा को एक दफ़ा इनकोड करूं, फिर इनकोड करूं, फिर इनकोड करूं, तो उम्मीद है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। क्या पता आप उसको दूसरी तीसरी दफ़ा डिकोड कर रहे हैं और उसमें पैटर्न दोबारा फॉर्म होना शुरू हो जाए जो कि ओरिजिनल डाटा के थे। सो अनलेस इट इज़ मैथमेटिकली प्रूवन टू वर्क, दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट या रॉकेट साइंस के आप उसको सिर्फ ऐड करके अपना एक इंक्रिप्शन सिस्टम बनाएं। इट हैज़ टू बी शोन मैथमेटिकली दैट cascading will actually help you or not. So the two types of ciphers that we utilize are the stream ciphers and the block ciphers. Stream ciphers वो हैं कि जो एक वक्त में एक सिंबल को लेते हैं, इनकोड करते हैं और आगे रिसीवर की तरफ भेज देते हैं। ब्लॉक साइफर्स वो हैं जो एक कंप्लीट ब्लॉक ऑफ डाटा को लेते हैं, स्टोर करते हैं पहले एक रैम में, उसको के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं और वो फिर ब्लॉक ऑफ डाटा आगे भेज देते हैं। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक एग्जांपल है स्ट्रीम साइफर की, जिसमें कि हमने सीजर साइफर को पढ़ा था। कॉलमर ट्रांसपोजिशन जो भी हमने लास्ट स्लाइड्स पे पढ़ी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक साइफर। अब अगर हम प्रोज एंड कॉन्स को देखना चाहें कि स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, सो स्ट्रीम साइफर की सबसे पहली अफादियत या फ़ायदा तो हमें ये मिलता है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। एक वक्त में एक सिंबल आ रहा है और एक सिंबल आउटपुट हो रहा है। इसको यूजुअली हम कहते हैं कि द एल्गोरिथम इज लीनियर इन टाइम एंड कांस्टेंट इन स्पेस। टाइम की मुराद से कि एक सेकंड में जितना सिंबल आ रहा है उतना ही एक सेकंड में आउटपुट भी हो रहा है। स्पेस से मुराद ये कि एक सिंबल यानी कि साइज इज लिमिटेड, एक साइज का डाटा आ रहा है, एक साइज या एक बाइट का डाटा आगे आउटपुट हो रहा है। इसका एक और फायदा ये कि अगर एक सिंबल खराब हो जाएगा तो वो बाकी डाटा को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर एक को इंडिविजुअली हम इनकोड कर रहे हैं। नुकसानात या डिसएडवांटेजेस के क्या हैं? चूँकि आप इसमें से कॉलमर ट्रांसपोजिशन नहीं कर पाते, तो लिहाजा इसमें डिफ्यूजन नहीं, पैटर्न जो है वो ब्रेक नहीं होगा। चूँकि हर एक सिंबल जो है इंडिविजुअली प्लेस्ड है, तो लिहाजा हर एक सिंबल जो है वहाँ पर मौजूद है इंडिविजुअली। किसी एक सिंबल को मॉडिफाई करने से बाकी मैसेज मॉडिफाई नहीं होगा, लिहाजा हैकर या ईव ड्रॉपर अपनी मर्जी का कोई एक सिंबल दरमियान में इंसर्ट कर सकता है। ब्लॉक इंक्रिप्शन ये कि उसका सबसे पहले फायदा ये कि चूंकि आप उसमें ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं, लिहाजा हाई डिफ्यूजन अवेलेबल है। कॉलमर ट्रांसपोजिशन में अगर आप किसी एक सिंबल को चेंज करेंगे तो पूरा ब्लॉक खराब हो जाएगा, लिहाजा जब तक हैकर या ईव ड्रॉपर को तमाम सिंबल्स का नहीं पता होगा वो इस ब्लॉक को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि इट हैज़ द इम्यूनिटी टुवर्ड्स द टेम्परिंग वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू इंसर्ट सिंबल्स, और अगर वो हैकर या ईव ड्रॉपर उसमें कोई सिंबल इंसर्ट करेगा सो द होल ब्लॉक विल बी लॉस्ट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि समवन इज टेम्परिंग विद योर डाटा। पूरे ब्लॉक को रैम में सेव करना, उस पर प्रोसेस करना, इट विल टेक सम टाइम, सो इट इज स्लो एज कम्पेयर टू द स्ट्रीम साइफर्स। पूरे ब्लॉक में अगर एक सिंबल खराब हो जाए तो पूरा ब्लॉक खराब हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी एरर प्रोपेगेशन या एरर रेट इज हाई। कोई एक सिंबल खराब होने से पूरा ब्लॉक ज़ाया हो जाता है, जबकि स्ट्रीम साइफर में अगर एक सिंबल खराब हो रहा था तो उससे बाकी सिंबल्स को फ़र्क नहीं पड़ रहा।